नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत या पीएम मोदी पर हर दबाव बेकार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा भारत की प्रगति कोई संयोग नहीं, पीएम के विजन से उड़ान भर रहा है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त, कहा दोनों देशों में मजबूत साझेदारी, जल्द होगी ट्रेड डील। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात और दमन में शुरू करेंगे करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पर्यावरण दिवस पर सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में होगा संबोधन। स्टेडियम में प्लास्टिक मुक्त सजावट। कर्नाटक में शिव कुमार के सीएम बनते ही कलह, विभाग बंटवारे से नाराज, रामलिंगा रेड्डी का मंत्री पद से इस्तीफा। शिव कुमार ने कहा सुलझा लेंगे समस्या। और रिजर्व बैंक ने नहीं बदली ब्याज दरें, रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। 6.9% से घटकर 6.6% हुआ रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की खुले दिल से सराहना की है और कहा है कि रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव डालने की कोशिशें बेकार हैं और वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत की विदेश नीति की पुतिन ने तारीफ की और कहा कि भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। तो भारत पर हर दबाव बेकार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की खुले दिल से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना। पुतिन ने प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम है। भारत की विकास दर को प्रभावशाली बताया और कहा कि भारत महान राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र है। पीएम मोदी वैश्विक मंच पर विश्वसनीय है और भारत की प्रगति कोई संयोग नहीं या इत्तेफाक नहीं, बल्कि पीएम के विजन से भारत नई उड़ान भर रहा है। तो पीएम के प्रशंसक पुतिन, भारत मजबूत लोकतंत्र और महाशक्ति है और वैश्विक मंच पर जिस तरह से भारत की साख बढ़ी है उसका भी यहाँ पे भी उसको भी प्रमाणित किया रूसी राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में $100 अरब तक पहुंचेगा। पुतिन ने कहा कि रूस के साथ सहयोग घटाने के लिए भारत पर डाले जा रहे अमेरिकी दबाव के कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखते और ऐसी रणनीति का उल्टा असर होना तय है। उन्होंने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताते हुए कहा कि भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती भागीदारी रूस के साथ उसके संबंधों को कमजोर नहीं करती। रूस से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों देश जल्द ही एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार को लेकर बातचीत जारी है और उन्हें समझौता होने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनी हुई है। तो मोदी मेरे अच्छे दोस्त और ट्रेड डील जल्द, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये अहम बयान।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बेहद मजबूत और मधुर संबंध है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारत की अर्थव्यवस्था को नए पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है। समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये डील भारत के लिए। कपड़ा, चमड़ा उद्योगों के साथ इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स को भी मिलेगा नया बाजार, यानी कि भारतीय निर्यात को नई ताकत। इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है ये ट्रेड डील। एमएसएमई सेक्टर में निर्यात बढ़ेंगे जब दोनों देशों के बीच होंगी ये ट्रेड डील, तो वहीं रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे, नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा। तो भारतीय निर्यात को नई ताकत मिलेगी, नया बाजार मिलेगा भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील होने के बाद। भारत की बड़ी ट्रेड डील्स की बात करें तो इस समय कई देशों के साथ व्यापार समझौते हो रहे हैं या हो चुके हैं। इनमें यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेड टेपिज्म का जाना और भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती साख और विश्वास ने आज इन ट्रेड डील्स को अंजाम दिया है। तो आज दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ भारत की बेहद महत्वपूर्ण और बड़े व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। भारत यूके सीएटीए जुलाई 2025 पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से विभिन्न देशों के साथ भारत की हुई है बेहद महत्वपूर्ण ट्रेड डील्स। भारत ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2022। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारत ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाया है, उसकी एक झलक हम देख रहे थे। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। आखिर क्यों ये दुनिया को आकर्षित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान भारत ने 7.6% की शानदार वृद्धि दर्ज की है और इस रफ्तार के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है, जो बेहद मजबूत संकेत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मई 2026 की मुख्य अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इसी बात पर मुहर लगाती है, जिसमें भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर विकास संभावनाओं वाला देश बताया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 52% अर्थशास्त्री इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल में 54.7 था, जो मई में और बढ़कर 56.6 के स्तर पर पहुंच गया। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी पीछे नहीं है। यहां सर्विस पीएमआई अप्रैल में 58.8 था, जो कि मई में बढ़कर 58.9 हो गया, जो लगातार हो रहे विस्तार को दर्शाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बेहद सकारात्मक खबरें हैं, जहां शहरी ऑटो बिक्री में 11.8% की जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में मांग और भी मजबूत है, जहां ग्रामीण ऑटो बिक्री में 13.8% का बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुरक्षित है। अप्रैल के अंत तक देश में चावल और गेहूं का बफर स्टॉक 817.53 लाख टन के विशाल स्तर पर मौजूद है। तो लगातार देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और जिस तरह से विभिन्न सेक्टर्स में वृद्धि देखने को मिल रही है, यकीनन वो पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करता है। तो भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बेहद महत्वपूर्ण बयान आया है। इसकी टाइमलाइन पर आइए नजर डालते हैं। फरवरी 2025 पीएम मोदी अमेरिकी नेतृत्व में द्विपक्षीय वार्ता शुरू। फरवरी 2025 तो वहीं 2030 तक व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अमेरिका के इस व्यापारिक संबंध के जरिए को लेकर तनाव जरूर मध्य 2025 में देखने को मिला, लेकिन 50% तक अतिरिक्त शुल्क भी बढ़ा। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर बदली वो आज सभी के सामने है। कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंचा। मध्य 2025 की ये बात है और उसके बाद दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच शीर्ष नेताओं के फोन वार्ता से रिश्ते सामान्य की ओर बढ़ते नजर आए। ट्रंप की ओर से भारत व्यापार समझौते की पुष्टि हुई। जनवरी 2026 बेहद महत्वपूर्ण
और अतिरिक्त 25% शुल्क यहां पर हटाया गया 2 फरवरी 2026। प्रभावी टैरिफ घटाकर 18% रह गया। ये इसी साल फरवरी की बात है। और अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन में बीटीए पर पहले चरण की चर्चा की शुरुआत हुई। नई दिल्ली में अंतरिम समझौते और बीटीए वार्ता यानी कि 1 से 4 जून 2026 एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल भारत में मौजूद था। पीएम मोदी अमेरिकी नेतृत्व में जो द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है अब वो अपने अंजाम तक पहुंचने पर है और इसी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ये हालिया बयान। भारत का समय आ गया है और हमें अपनी तैयारी अब तेज करनी होगी, ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का। एक तरफ दुनिया कह रही है कि तो दूसरी ओर हमारे देश में भी भारत की ताकत को महसूस किया जा रहा है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में उन्होंने साफ साफ कहा कि संघर्ष के बीच दुनिया को भारत की जरूरत है और भारत ही अब विश्व को नई दिशा दे सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने संघ को केवल दूर से देखने या दर्शक बने रहने की बजाय भीतर आकर संघ को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की संगठित शक्ति के द्वारा ही भारत राष्ट्र का उद्धार होगा। भागवत के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता और सृष्टि के संरक्षण को एक साथ लेकर चलने का विचार भारत की विशेषता है। विश्व के अनेक देश इन पहलुओं को अलग अलग ढंग से समझते हैं, लेकिन समग्र दृष्टिकोण केवल भारत के पास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को विश्व का मार्गदर्शन दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर करना होगा। तो भारत बनेगा विश्व गुरु का समय तो आ गया है, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम यानी संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, तो रुके कहां है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्धारित भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। ऐसे फैसलों के पीछे भारत की वास्तविक ताकत को बनाए रखना है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। मार्च 2026 में जहां एटीएफ करीब 60 रुपए प्रति लीटर था, वहीं मई तक इसकी कीमत 142 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। और चूंकि ईंधन किसी भी एयरलाइन के खर्च का लगभग 40% हिस्सा होता है, इसलिए एयरलाइंस पर भारी दबाव बढ़ गया। इसी संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज को 10,000 करोड़ रुपए तक की विशेष वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इसका मकसद है एयरलाइंस को एटीएफ की कीमतों में स्थिरता देना, ताकि ईंधन के दामों में अचानक आने वाले उछाल का सीधा असर हवाई किराए और सेवाओं पर ना पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एटीएफ महंगा होगा, तो ओएमसीज को होने वाले नुकसान की भरपाई इस फंड से की जाएगी और जब कीमतें कम होंगी तो यह राशि वापस सरकार को लौटाई जाएगी। इस कदम से एयरलाइंस को बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी, यात्रियों को किराए में भारी उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी और देश की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत बनी रहेगी। साथ ही पर्यटन, व्यापार, लॉजिस्टिक और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में भी इसका फायदा मिलेगा। यानी साफ है, सरकार की यह 10,000 करोड़ रुपए की एटीएफ स्टेबलाइजेशन स्कीम
सिर्फ एयरलाइंस को राहत देने की योजना नहीं है, बल्कि भारत के पूरे एविएशन सेक्टर को वैश्विक ईंधन संकट के झटकों से बचाने की एक बड़ी कोशिश है। इस फैसले से हवाई किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी पर रोक लगेगी, जिसका सीधा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर होंगे। दोनों ही जगह आज करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। पहले बात करेंगे सूरत की, जहां सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में फैली 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। इनमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उच्च गति परिवहन, रसद दक्षता और आर्थिक संपर्क में सुधार होगा। प्रधानमंत्री प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए NH-56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन का बनाना शामिल है। सूरत में 220 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राज्यीय पारीक्षण प्रणाली के तहत बिजली निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात में पारीक्षण नेटवर्क विस्तार सहित महत्वपूर्ण उपयोगिता और औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे न सिर्फ सूरत बल्कि पूरे गुजरात और देश को भी फायदा होने वाला है। तो गुजरात के बाद दमन का दौरा और क्या कुछ मिलने वाला है सूरत को, आप देख सकते हैं। उद्योग की बात करें, व्यापारियों के लिए, आम जन के लिए, सभी को आज सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर पीएम मोदी सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में अपने विचार रखेंगे। पीएम के संबोधन और इस पूरे कार्यक्रम के लिए स्टेडियम में विशेष प्लास्टिक मुक्त सजावट की गई है। और शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, इस वक्त सूरत में मौजूद हैं हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही, सबसे ज्यादा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरुआत से रहा है कनेक्टिविटी पर, और कनेक्टिविटी इस प्रधानमंत्री के दौरे की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। किस तरह से सूरत अब पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा? कैसे एक आर्थिक महाकनेक्टिविटी के तौर पर आज का दौरा बेहद अहम? ये देखिए, 8 लेन कनेक्टिविटी जो बड़ौदा एक्सप्रेस वे है उसके 5वें और 6वें जो चरण का आज देखें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत और गुजरात और देश की जनता को समर्पित करेंगे, और साथ ही साथ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो रास्ता जाता है उस खंड को भी बेहतर करने की शुरुआत होगी। तो ये बहुत अहम है। इस लिहाज से हम देखते हैं पूरे गुजरात में सड़कें बहुत बेहतर हैं, और जो गुजरात में 2.5 दशक पहले एक रूपरेखा रखी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से हमने देखा है कि विकास की जो रफ्तार है वो कनेक्टिविटी हो या फिर उद्योग जगत में, वो काफ़ी गुजरात उसमें आगे निकला है। अब हम देख रहे हैं कि उसको आगे ले जाने की तैयारी है। गुजरात में सूरत एक बड़े व्यापारिक केंद्र, या ये कहे कि भारत के एक बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है, टेक्सटाइल हब है, और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बेहतर की जा रही है। उस दिशा में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक विशेष सुविधा 200 बेड से ज़्यादा के अस्पताल की शुरुआत होने जा रही है। तो उस लिहाज से भी देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जिस इंडोर स्टेडियम की बात हो रही है, वहाँ से एक संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, पेड़ लगाने का संदेश, ये संदेश सजावट में ही दिखता है।
जब हम देखते हैं कि सूरत में और गुजरात में जो आप अलग अलग तरह की कलाकारी देखते हैं, चित्रकारी देखते हैं, जो यहाँ पेंटिंग होती है, या फिर साड़ियों में जो आप यहाँ अलग अलग तरह के फैशन देखते हैं, उससे जुड़ा एक मंच पर एक पेड़ बनाया गया है, उन कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए, उन कतरनों का इस्तेमाल करते हुए, जो एक संदेश देता है कि किस तरह से पर्यावरण अनुकूल विकास की तरफ आगे बढ़ा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफ़ी उत्साह है। हमने कल बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की, वो जगह जगह रैलियां निकाल रहे थे, बहुत सूरत में स्वागत करने के लिए उत्साहित थे, और उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले आप देखें खासतौर पर एक दशक में सूरत के जो विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। और ये जो पूरा दौरा है गुजरात का, न केवल सूरत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमन जाने वाले हैं और साथ ही साथ हजीरा जाने वाले हैं, तो इस लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर पर्यावरण दिवस का जिक्र हुआ, आपने कहा बिना प्लास्टिक के सजावट है स्टेडियम में, तो वहीं हजीरा का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, औद्योगिक वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का ये विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिक एक क्षेत्र के हिसाब से वो भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देखिए जब हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, हरित विकास हो, इस तरफ भारत बहुत उल्लेखनीय तौर पर आगे बढ़ा है। हम जानते हैं कि सोलर में हमने नया रिकॉर्ड कायम किया है। आज जो हमारी क्षमता है वो तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए हम सोलर में आगे बढ़ रहे हैं, जगह जगह सोलर पार्क लग रहे हैं, और 2 साल अभी पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो पूरे हुए हैं, जिसमें लाखों घरों में जो बिजली की बचत हुई है और हम सोलर के जरिए बिजली उन घरों में उत्पादित कर रहे हैं। अब कैसे कैसे हरित टेक्नोलॉजी आगे जा सकती है, वो ग्रीन फ्यूल हो, इथेनॉल में हमने एक बड़ी क्रांति भारत में देखी है कि जब आप 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, और हम इतना ज़्यादा इथेनॉल अब उत्पादित कर रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है कि अब उसे और आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तैयारी हो रही है कि उसका मिश्रण 20 से आगे बढ़ाकर 30% कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी उत्पादन है। अब बात हो रही है और कौन सी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, या फिर किस तरह के जो उत्पाद हो सकते हैं जिसमें हम हरित विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें जो हमारी ज़रूरतें हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन न हो और हम हरित विकास की ओर आगे बढ़ें। उस दिशा में कचरा प्रबंधन भी देखिए, उसमें एक बहुत उल्लेखनीय काम हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ये स्वच्छता अभियान की व्यापक तौर पर देश भर में शुरुआत की थी, और सूरत तो हम जानते हैं कि उसमें एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने हम देखते हैं, जहां साफ सफाई को लेकर एक बेहतरीन मॉडल पर आगे बढ़ा गया है। तो कचरा प्रबंधन हो या इस तरह के उत्पादों का निर्माण हो जिसके जरिए हम हरित विकास की ओर आगे बढ़ पाएं, उस दिशा में भी देखें तो तमाम पहले हुई हैं और उसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं देश भर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने आह्वान किया था एक पेड़ माँ के नाम, हम जानते हैं करोड़ों पेड़ उसमें लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस पर जो केंद्र सरकार का राज्यों के साथ मिलकर फोकस है, उसकी जो सफलता है वो अपने आप ये बताती है कि कैसे भारत न केवल तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और 2047 में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी की बात बहुत एक तरह से प्रमुखता से ली जाती है, और उस ओर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उस लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। तो बिजली और ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे, और गुजरात के बाद प्रधानमंत्री दमन जाएंगे, जहां लगभग 2970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, अवसंरचना, कनेक्टिविटी और जन कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, और इससे दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिनमें नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल शामिल हैं। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और दमन स्थित NIFT परिसर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप केंद्र
शासित प्रदेश के लिए लगभग 885 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप दोनों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास शामिल है। इन घाटों के विकास से 300 मीटर तक की लंबाई वाले क्रूज जहाजों सहित बड़े यात्री जहाजों के लिए साल भर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये परियोजनाएं यात्रियों और माल की सुरक्षित और कुशल आवाजाही को सक्षम बनाएंगी और मछली प्रबंधन, ईंधन वितरण, बर्फ आपूर्ति और नाव मरम्मत के लिए एकीकृत सुविधाएं प्रदान करेंगी। ये पहल समुद्री संपर्क को मजबूत करेगी, स्थानीय मछुआरों की आजीविका का समर्थन करेंगी, पर्यटन को बढ़ावा देंगी और द्वीपों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगी। दमन में 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन सपनों का हिस्सा बनने जा रहा है। इस संबंध में दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने की खास बातचीत। प्रधानमंत्री दमन आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये दौरा खास तौर से दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, इस दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण है? कौन कौन सी परियोजना है? पिछले 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से जो विकास हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि नया भारत, विकसित भारत 2047, उसी दिशा में प्रशासन निरंतर रूप से प्रयत्नशील है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? और ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, शिलान्यास, लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इस प्रदेश के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत थी वो एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। दूसरा, मरवड़ अस्पताल जो है 300 बेड के अस्पताल का, उसका भी लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ अन्य कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है, दीव हो, सिलवासा हो और दमन के, उनका भी लोकार्पण हो रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि फाउंडेशन स्टोन, यहाँ पे एक आइकॉनिक ब्रिज बन रहा है, नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाला। वो ब्रिज टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के टूरिज्म को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। सेकंड वन, यहाँ पे जो बन रहा है वो एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, सी फेसिंग कन्वेंशन सेंटर बहुत कम है पूरे देश में। दमन, सिलवासा, वापी, उमरगांव, सरीगाम, सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है। उनके लिए एग्जीबिशन, मतलब ये एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो या डेस्टिनेशन वेडिंग हो या तो फिर ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो, तो उस कार्यक्रम करने के लिए सी फेसिंग ये हमारा कन्वेंशन सेंटर बहुत ही उपयोगी बनेगा और इसी को लेके उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा इस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई हजार करोड़ की परियोजनाएं निश्चित तौर पर इस इलाके में विकास की कई सारी सौगातें लिखेंगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दमन। और नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दमन को नियमित वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का लाभ देगा, जिससे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से इसकी दूरी और कम हो जाएगी और पर्यटन समेत देश की आर्थिक सेहत को भी फायदा पहुंचेगा। समुद्र के किनारे बसा दमन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को तैयार है। 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के साथ दमन को वाणिज्यिक हवाई सेवाओं की नई पहचान देंगे। अब तक सड़क और रेल संपर्क पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र के लिए यह परियोजना एक बड़े बदलाव का संकेत है। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तक जो हम प्रेफरेबली एयरपोर्ट की बात करें तो हमें या तो सूरत या तो मुंबई का प्रेफरेंस लेना पड़ता था, और अगर मुंबई की बात करें तो 3-4 घंटे पहले निकल कर उसके बाद हमें फ़्लाइट लेनी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर सूरत की बात करें तो 2.5-3 घंटे पहले हमें जाकर वहाँ पे करना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। तो अब जब हमारे एरिया और हमारी लोकेलिटी में ही ये चीज़ आ गई है तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। दमन में इतना रिच हेरिटेज है, टूरिज्म इतना अच्छा है, इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्रीज है, पर हमको सूरत या मुंबई तक जाना पड़ता था। ये एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ अब हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ और बाकी के इंडिया के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगी। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये आधुनिक एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया टर्मिनल एक समय में 180 यात्रियों को संभाल सकता है। शुरुआती चरण में यहां से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे यात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का काम पहले से जारी है। भविष्य में बड़े विमानों के संचालन की संभावना को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। नियम की मंजूरियां मिलने के बाद यहां से अतिरिक्त घरेलू और संभावित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी खुल सकता है। इसका लाभ दमन और दादर और नगर हवेली से जुड़े बड़े प्रवासी समुदायों को मिलेगा। यह एयरपोर्ट आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर वापी जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं समुद्र तटों, पुर्तगाली विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दमन में पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। 1961 में गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के बाद शुरू हुई विकास यात्रा में यह एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बेहतर हवाई संपर्क अब लोगों, कारोबार और अवसरों को पहले से कहीं अधिक करीब लाने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार और उद्योग को मजबूती देने तथा केंद्र शासित प्रदेश को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही दमन भारत के विमान मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सुनील राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दमन। और दूरदर्शन संवाददाता नीरज सिंह ने दमन में कर्नाटक के हुबली से आए पर्यटकों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने कहा कि आज शुरू होने वाली परियोजना से आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। दमन इस समय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है और बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस समय कर्नाटक के हुबली से कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए सर। कैसा लगा दमन आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एकदम ब्यूटीफुल। देख के मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंडिया में भी ऐसी जगह है। लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी आप यहाँ पर बस से, ट्रेन से या टैक्सी से आए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री कल उसका उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद कितनी सुविधा होगी? बहुत सुविधा होंगी, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सुविधा होंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे। आप बताइए कि आप दमन पहली बार आई हैं, एक तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है, और जब ये तमाम सुविधाएं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, एजुकेशन क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में यहाँ बहुत सारा काम हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ दमन पे? बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब सुविधा है, स्कूल कॉलेज सब बहुत अच्छे हैं। इधर आने जाने के ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और एयरपोर्ट बन गया तो बहुत ही सुविधा हो गई लोगों के आने जाने के लिए, सब कुछ अच्छा है। टूरिस्ट के लिए सेफ है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, और मेरे हिसाब से तो टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और इतना जो दिखने का जो व्यू है हमारे मतलब बाहर के जो देखने में सेम इंडिया में देखने को मिल रहा है, और लोग इधर बाहर से देखने के लिए आते हैं। बाकी तो जैसे बहुत इतना अच्छा व्यू और किधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा कि ये कर्नाटक हुगली से टूरिस्ट आए थे। इनका कहना है काफ़ी साफ़ सुथरा है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, और एयरपोर्ट बनने के बाद जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें और ज़्यादा सुविधा मिलेंगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दमन। तो ये तो रही एयरपोर्ट की बात। दमन में नमो अस्पताल का उद्घाटन क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दमन के स्वास्थ्य सचिव ए गोपी कृष्णा ने कहा कि अब स्थानीय लोगों को इलाज के लिए सूरत और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। This is a 342 bedded hospital, fully air conditioned, और it is spread over 6.5 acres.
and it is built with a estimated cost of 270 crores. पहले यह 175 बेडेड हॉस्पिटल होता था और उसका कंपैरिजन में इसमें बहुत एडवांस्ड फैसिलिटीज है. 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है, 84 आईसीयू बेड्स है, डायलिसिस केयर है और वी हैव मेनी लाइक न्यूमेटिक शूट सिस्टम है, एडवांस्ड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है. और पहले का जो ट्रोमा केयर सेंटर होता था उसको बहुत अपग्रेड किया है. इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर्स है और 12 बेडेड आईसीयू भी है और सेपरेट एंट्री एग्जिट है. कोई भी इमरजेंसी होता है उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है. मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार. क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार. पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में मुख्य रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है. मुंबई में 3 दिन तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फैसलों की घोषणा की. In this backdrop, the Monetary Policy Committee met on the 3rd, 4th and 5th of this month to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापारिक मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, बाजार की अस्थिरता और कारोबारी सतर्कता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है. गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में पहले के ऐसे ही दौरों की तुलना में कहीं बेहतर बुनियादी मजबूती के साथ प्रवेश किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि देश इन चुनौतियों और झटकों का सामना कम से कम नुकसान के साथ कर सकेगा. Economy has been shaped by heightened uncertainty, disruptions to key trade routes and supply chains, increased market volatility, and cautious business sentiment. Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain. कर्नाटक में शिवकुमार के सीएम बनते ही खटपट की खबरें सामने आने लगी हैं. लेकिन आज तो हद ही हो गई जब विभागों के आवंटन से नाराज होकर राज्य सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि सरकार गठन और विभागों के बंटवारे के समय उनसे बेंगलुरु विकास विभाग सौंपने का वादा किया गया था. कर्नाटक के मंत्री पद से रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैबिनेट में हम सबसे करीबी दोस्त हैं, हम इस समस्या को सुलझा लेंगे. He is a great friend. We are very closest friend among the cabinet. We will sort out that problem. दिसंबर 2026 तक दिल्ली में 2 कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से साफ हो जाएंगे. दिल्ली में जेम्स के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके चलते दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का निपटारा बहुत तेजी से किया जा रहा है. 30,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा हट रहा है
और 6-7 हज़ार मीट्रिक टन ऊपर गिरता है, तो हटने की स्पीड कई गुना ज़्यादा है। और आने वाले समय में जो हम कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, जो कैलकुलेशंस है, ओखला और बलसवा के दोनों जो लैंडफिल साइट है वो दिसंबर तक जो है हम ऑलमोस्ट इन्हें ख़त्म कर देंगे। पूरी दिल्ली को आपके चैनल के थ्रू अश्योर करना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए संकल्पबद्ध है और दिसंबर तक 2 कूड़े के पहाड़ हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बचाने की बात कर रही है, तब चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बहेड़ा तहसील का एक छोटा सा गांव पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया है। ये गांव है उखलिया, जहां घर बनाने से पहले नीम का पेड़ लगाया जाता है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। उखलिया गांव की पहचान आज उसकी हरियाली और अनोखी परंपरा से जुड़ चुकी है। गांव के बुजुर्गों ने वर्षों पहले ये संकल्प लिया था कि हर घर के बाहर एक नीम का पेड़ जरूर लगाया जाएगा। समय के साथ ये केवल परंपरा ही नहीं बल्कि गांव की संस्कृति बन गई। ये नदी और बाढ़ के वजह से सब लोग यहाँ नया गांव बसाया। नए गांव बसने के बाद सब लोगों ने तय किया भाई हर घर के बाहर एक पेड़ लगाएंगे और इसका हमें फायदा भी है कि यहाँ कोई फालतू बीमारी नहीं है, पर्यावरण यहाँ का शुद्ध है, बरसात भी अच्छी होती है, तो सबकी मानसिकता एक जैसी है। और कोई यूं नहीं कि भाई एक कोई पेड़ नहीं, अपना भी लगा देते, किसी को कहने की जरूरत नहीं। गांव में सबसे अधिक महत्व नीम के पेड़ को दिया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि नीम केवल छांव देने वाला पेड़ नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों पहले लोगों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीम लगाने की शुरुआत की थी, जो आज पूरे गांव की पहचान बन चुकी है। नीम के पेड़ों की वजह से गांव का वातावरण शुद्ध बना रहता है। नीम का पेड़ लगाते हैं, इससे ये है कि जब मकान का काम चलेगा और तब तक साथ साथ में वो पेड़ भी बड़ा होने लगेगा और पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में कि पूरा गांव हरा भरा दिखता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उखलिया गांव की यह पहल इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि यहाँ पेड़ लगाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि पीढ़ियों से निभाई जा रही जिम्मेदारी है। गांव के लोग मानते हैं कि पेड़ काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। इसी सोच के कारण गांव में हर साल नए पौधे लगाए जाते हैं। जैसे गांव बसावट हुई उस समय से ये परंपरा चली आ रही है कि बुजुर्गों द्वारा के हर घर के बाहर ये नीम का पेड़ लगाते हैं और उस परंपरा को पूरे गांव वाले अभी तक उसका निर्वहन कर रहे हैं और हर घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगाते हैं जरूर। उखलिया गांव की यह कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं बल्कि सोच, संस्कार और जिम्मेदारी की कहानी है। जहां एक तरफ दुनिया पर्यावरण संकट की चिंता कर रही है, वहीं यह गांव वर्षों पहले ही उसका समाधान अपने जीवन में उतार चुका है। यहाँ लोग समझते हैं कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा आधार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उखलिया गांव यह संदेश दे रहा है कि अगर हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक पेड़ लगाने और उसे बचाने का संकल्प ले ले तो धरती का भविष्य बदला जा सकता है, क्योंकि हरियाली केवल प्रकृति की खूबसूरती नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उखलिया गांव की यही सोच पूरे समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दे रही है। कैमरा जर्नलिस्ट राजेंद्र जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा, डीडी न्यूज़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। धरती को बचाने की लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन लाइफ ने लोगों को टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है। छोटे छोटे बदलाव किस तरह बड़ा असर पैदा कर सकते हैं और इस अभियान को देश दुनिया में कैसी पहचान मिली है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हर फैसले से पहले ये जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के पीछे यही भावना है। धरती का बढ़ता तापमान, घटते प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण का बढ़ता संकट, ये चुनौतियां हर साल गंभीर होती जा रही हैं।
लेकिन सोचिए, अगर हम सभी अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ अभियान यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के साथ जीवन जीने की पहल, ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जो हर व्यक्ति और समुदाय को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। मिशन लाइफ ने 7 प्रमुख विषय तय किए हैं, जिनमें शामिल है पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, कचरा कम करो, ई कचरा कम करो, एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग कम करो, स्थायी खाद्य प्रणालियों को अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। अगर दुनिया के 1 अरब लोग ये अपनाएं तो इसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट या रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी का इंजन बंद करने से सालाना करीब 22.5 बिलियन किलोवाट घंटा ऊर्जा बचाई जा सकती है। जरूरत न होने पर नल बंद रखने से लगभग 9 ट्रिलियन लीटर पानी की बचत संभव है। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग से 375 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा कम होगा और इसी तरह खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सही ई वेस्ट रिसाइकलिंग में देने से करीब 0.75 मिलियन टन ई कचरा फिर से उपयोग में लाया जा सकता है और बचा खाना खाद में बदलने से अरबों टन भोजन कचरे में जाने से बच सकता है। IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट 6 के मुताबिक इन बदलावों को अपनाने से 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी ला सकते हैं। मिशन लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर इस अभियान की शुरुआत की। 31 दिसंबर 2025 तक इस अभियान के जरिए कुल 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ माताओं के प्रति सम्मान और प्रेम भी दिखाना है। मिशन लाइफ ये संदेश देता है कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक आज अपने दूसरे दिन भी जारी है। बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण, संस्कृति आधारित सतत विकास और जन से जन संपर्क जैसे विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरुवार को बैठक का उद्घाटन भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने किया था। आज समापन सत्र में सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों और पहलों पर मंथन जारी है। सरकार ने प्याज किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए होने वाली प्याज खरीद में क्वालिटी शर्तों को आसान बनाया गया है। ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है जब प्याज खरीद उम्मीदों से काफी कम रही। खरीद की नई गाइडलाइंस के तहत ग्रेड ए प्याज की शर्तों में ढील दी गई है। प्याज के कंद यानी कि बल्ब की मोटाई सीमा को 45 से 65 मिलीमीटर से बढ़ाकर 35 से 70 मिलीमीटर कर दिया गया है। एक अन्य अहम फैसले में नाफेड और NCCF को एक नई श्रेणी के तहत प्याज खरीदने की अनुमति दी गई है, जिसे URS यानी कि ग्रेड अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस नाम दिया गया है। इस श्रेणी में ऐसे प्याज शामिल हैं जिनकी सतह पर 40% तक दाग या रंग में बदलाव हो सकता है और 10% तक सनबर्न यानी धूप से होने वाला नुकसान भी हो सकता है। नाफेड को नासिक जिले के उन ग्रामीण इलाकों में भी अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने की अनुमति दी है जो अभी खरीद अभियान के दायरे में नहीं आते। गेहूं की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार इस सीजन में अब तक 3.5 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा रही है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। खास बात यह है कि सरकार ने इस सीजन के लिए 3.45 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जिसे भी
पार कर लिया गया है। इस बार गेहूं खरीद में पंजाब सबसे आगे रहा, जहां 1.21 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया। वहीं मध्य प्रदेश में खरीद 78 लाख टन से बढ़कर 1.04 करोड़ टन पहुंच गई। हरियाणा में भी खरीद बढ़कर 81 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल ये 70 लाख टन थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद लगभग दोगुनी हो गई। यहां पिछले वर्ष 10 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस बार ये बढ़कर 17 लाख टन तक पहुंच गया। राजस्थान में भी खरीद बढ़कर 24 लाख टन हो गई, जो पिछले साल 19 लाख टन थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ने के पीछे अच्छी पैदावार एक प्रमुख कारण रही है। देश में गेहूं का कुल उत्पादन लगभग 12.06 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो काफी अच्छा माना जा रहा है। खेल की खबरों का रुख करें तो अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर रही। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने अपने तीनों मैच जीतकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम का सामना आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होगा। भारतीय पुरुष टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टीम ने अब तक 32 गोल किए हैं और 6 गोल खाए हैं। भारत ने कजाकिस्तान को 13-0 से, कोरिया को 4-1 से और चीनी ताइपे को 13-1 से हराया, जबकि जापान के खिलाफ भारत को 2-4 से हार मिली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ टीम के शीर्ष स्कोरर हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। महिला 57 किलोग्राम वर्ग की विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज बन गई हैं, जबकि प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश भी अपने अपने भार वर्ग में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल रहे। महिला वर्ग में भारत का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली रहा। 10 में से 9 भार वर्गों में भारतीय मुक्केबाज शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी भी दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज बनी हुई हैं, जबकि प्रीति पवार 54 किलोग्राम वर्ग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। हालांकि 2 बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वे 51 किलोग्राम वर्ग में चौथे स्थान पर खिसक गई हैं। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में 7वें स्थान पर बरकरार हैं। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 रैंकिंग वाले मुक्केबाजों की संख्या के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। महिला वर्ग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है, जबकि पुरुष वर्ग में चौथे स्थान पर मौजूद है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 3 मैचों की ये सीरीज 13 जून से धर्मशाला में शुरू होगी। 37 वर्ष की उम्र में भी अपनी शानदार फिटनेस के लिए मशहूर कोहली हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में कोहली ने नाबाद पारी खेलते हुए आरसीबी को चैंपियन बनाया था। कोहली की गैर मौजूदगी से आगामी सीरीज की चमक कुछ फीकी पड़ सकती है। विराट कोहली अब क्रिकेट के सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता और आकर्षण बरकरार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम मिशन लाइफ की भावना के माध्यम से एक स्वच्छ, हरित और अधिक सतत ग्रह की ओर लगातार कार्य करते रहेंगे। आप देखिए इस वीडियो को और मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी पृथ्वी भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है।